वन वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सोशल स्टडी एनसीईआरटी 7th क्लास हमने स्टार्ट की थी। उसके 7th चैप्टर का मैंने हाफ वीडियो पहले बना दिया जिसे पार्ट 1 का नाम दिया गया है। और आज 7th चैप्टर के पार्ट 2 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जनजातियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे सी टेट हो, इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन जो कि ईजिली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट जो जनजाति इम्पॉर्टेंट है वो है गोंड। गोंड लोग गोंडवान नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वह स्थानांतरित कृषि थे। स्थानांतरित कृषि वो होते हैं जो एक जगह पर ही कृषि नहीं करते, यानी कि खेती बाड़ी का काम नहीं करते, जगह को बदल बदल कर यानी कि खेती करते हैं। विशाल गोंड जनजातियों के कई छोटे छोटे कुलों में जो कि बटी हुई थी। प्रयुक्त कुल की अपनी राज और यहाँ राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य और गोंड सरदारों पर हावी होने लग गए थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में ये उल्लिखित किया गया है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्यों में 70,000 गांव थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अकबर ने एक बुक लिखी थी अपनी अकबरनामा, जिसे उसने अपने मंत्री अबुल फजल से लिखवाई थी। उसमें उसने अपने प्रशासनिक के बारे में बताया था कि जो राज्य व प्रशासनिक कामकाज थे उसके बारे में उसने एक बुक में लिखा जिसका नाम था अकबरनामा। उसमें उसने इस जनजाति के बारे में बताया कि गढ़कटंगा के टाइम गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जनजाति समूह का इतना बड़ा राज्य हो जिसमें 70,000 जो कि है गांव थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल में निरंतर था और ये पुनः 84 गांव की एक इकाई में विभाजित था। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सी टेट के कि 84 गाँव की इकाई में विभाजित होता था, उसे 84 कहा जाता था। जहाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि 84 गाँव में कौन सी जनजाति में थी, तो वो थी गोंड। 84 के उपविभाजन बरोहतों में होता था और ये बरोहतों का क्या मतलब था, 12-12 गाँव को मिलाकर, यानी कि बरोहतों का मीनिंग है 12-12 गाँव में मिलाकर जो जगह बनती थी उन्हें बरोहतों कहा गया था। और 84 जो गांव में इकाइयों में ये विभाजित था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज का जो कि है चरित्र जो कि बदल डाला। बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त कर अधिक प्रभावशाली बन गए। वो तो नेचुरली बात है कि जिसका राज्य में 70,000 गांव हो तो ब्राह्मण लोगों को उनसे बहुत अच्छी ही चीज़ मिलती होगी, तो वो उन्हें क्या करते थे, भूमि अनुदान यानी कि कया करते थे। गोंड सरदारों को अब राजपूतों को भी मान्यता मिल गई। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो गोंड सरदार थे यानी कि जनजातीय लोग गोंड नाम के, उनको जो कि राजपूतों का रूप में मान्यता प्राप्त देने लगे। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की आबादी जो कि धारण की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संग्राम शाह की आबादी किसने धारण की, गढ़कटंगा के राजा अमनदास ने। उसके पुत्र दिलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया और दिलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती ये योग्य थी कि उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया और कमान संभाली। उसके समय में राज्य और भी अधिक विस्तार हो गया, यानी कि वो और भी ज़्यादा फैल चुका था। 1565 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1565 में आफिस खां के नेतृत्व में मंगोल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। इसकी हार कई हुई और उसने स्मरण करने की बजाय मर जाना जो कि है बेहतर समझा। नेक्स्ट है, उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ जो कि मारा गया था। एक नक्शाधारी दरवाज़ा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये
अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, बट पूछा जा सकता है कि नक्शादारी दरवाज़ा भी उस टाइम बनाए जाते थे, जहाँ पर चित्र दिए गए हैं कि किस तरह वो क्या क्या किया करते थे। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ईजीली आ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़कडंगा एक समूद राजा था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका नियंत्रण करने का व्यापार का खास साधन था। काम कमाया, जाने कि वो कौन सा काम करते थे? हाथियों को पकड़कर व्यापार किया करते थे। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्हें लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी बहुतांत में हथियाले, उन्हें राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, शेष वीर नारायण चाचा चंद्रशास को दे दिया। जब उन्होंने दुर्गावती रानी को हराया, उसके बेटे को मार डाला, अपने राज्य में उसे अधीन कर लिया। सब कुछ लूट जाने के बाद उन्होंने पूरा राज्य को जो कि है उसके चाचा वीर नारायण को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राजा कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदोलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहा, जाने कि उसके बाद फिर उन पर हमले हुए, किन्होंने किए? बुंदोलों और मराठों ने, और उसके बाद वो बिल्कुल ही असफल रहे, जाने कि ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट है अहोम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अहोम लोग मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं सदी के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्हें भैया जाने की भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्हें चूटिया और कोच होजो के राज्यों में अपने राज में मिला लिया था। उन्हें कई अन्य जनजातियों में भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए उसने 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले अग्नि शास्त्रों का इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा जनजाति समूह जिसने अग्नि शास्त्रों का इस्तेमाल किया युद्ध में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली जो कि है जनजाति ये समूह होगा। 1660 तक आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का इन्होंने निर्माण करने में भी ये सक्षम हो चुके थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जमुल्ला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। कब किया? मीर जमुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों पर राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की प्रजा हुई, लेकिन इस क्षेत्र पर मंगोलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक जो कि बना नहीं रहा। हार बेशक वो गए हो चुके थे, बट फिर भी वो जो मंगोल थे वो उन पर नियंत्रण जो कि अपना नहीं बना पाए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर करता था और राजा के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पाइक किसे कहा जाता था? वो लोग जिनसे जबरन काम लिया जाता था। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। अहोम राज्य में एक जनगणना भी की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी जनजाति समूह थी जिसमें जनगणना की गई। आज तक कभी भी किसी ने जनगणना नहीं की भी पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं, बट इस जनजाति समूह ने पहले अग्नि और बारूद का इस्तेमाल किया, उसके बाद जनगणना की भी इस्तेमाल किया। प्रयुक्त गांव को अपनी बारी में अपने निश्चित पर संख्या में पाइक भेजने होते थे। क्यों जनगणना की गई? क्योंकि लोगों से जबरन काम करने के लिए उन्होंने क्या किया? संख्या में पाइक भेजने होते थे। किनके पास भेजने होते थे? राजा के पास। इसके लिए जनगणना के बाद संघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों को में लोगों को स्थानांतर किया गया था। इस प्रकार अहोम जो कि है कुल टूट गया और 17वीं शताब्दी के पूर्व पर होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी व्यवसायी पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वह बांध, सिंचाई व्यवस्था, अध्यात्म के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए भी नए न्यू तरीके लेकर आए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौल को और कैसे उगाया जा सकता है, इन्होंने नए तरीके ढूंढे। तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुए इसके बारे में। नेक्स्ट है अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि खेल किसे कहा गया है।
वहाँ दस्ताकार में बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए होम क्षेत्र में दस्ताकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के अन्य कई गांव होते थे। किसान ने अपने ग्राम समुदायों के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदायों की सहमति के बगैर राजा तक उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। शुरुआत में होम लोग अपने जनजातियों देवताओं की उपासना किया करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्व ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। साहेब सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके टाइम में हुआ? हिंदू धर्म का प्रधान धर्म बना साहेब सिंह के काल में। लेकिन होम राजों ने हिंदू धर्म की अपनाने के बाद अपनी परंपराएं आस्था को पूरी तरह जो कि है नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट है होम समाज एक अत्यंत जो कि है परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम में प्रोत्साहित जो कि फेस्टिवल दिया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। संस्कृति में महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया, जिसमें बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में लिखा गया, फिर असीमिया भाषा में लिखा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका लास्ट जो है वो है मंगोल। अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए, यानी कि मंगोलों के बारे में बताया गया है। इतिहास के सबसे पशुचारी और शिकारी संग्रह जनजाति मंगोलों की थी और वह मध्य एशिया के घास के मैदान यानी कि स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों से बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सेना बल में बदल डाला और अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। इसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस और पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का एक खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुगठित सेना और प्रशासन व्यवस्था थी। वह भिन्न जातियों और धार्मिक समूह में समर्थन रहते थे। इसमें सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि मंगोल कौन थे और वो कहाँ रहते थे, और इसका जो किसने जनजातियों में एकता जो कि है पैदा की, ये इम्पोर्टेंट है बस, और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।